तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1। हमने इंट्रोडक्शन पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो रिकॉल कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था व्हाट आर क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर, और हमने हेडिंग भी समझी थी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उधर से जाकर आप देख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है? लेट्स इमेजिन शेड्यूल ट्रैकर। शेड्यूल ट्रैकर इमेजिन करते हैं। समझ लो कि आपका 1 मंथ बाद मैथ्स का एग्जाम है। व्हाट विल यू डू? सबसे पहले अगर आपको पता चला कि आपका 1 मंथ बाद मैथ्स का एग्जाम है, आप लोग सबसे पहले एक पेज लेकर उस पर शेड्यूल बनाओगे। एक पेज लेकर उस पर शेड्यूल बनाओगे कि व्हाट यू शुड डू, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कौन सा चैप्टर करना है, कितने टाइम में करना है, कि कितने मंथ्स में आपका ख़त्म हो जाएगा, कितने देर में आपकी रिवीजन होगी। आप ऐसा एक शेड्यूल ट्रैकर बना दोगे। वैसे ही फार्मर भी यही करता है। एक सीड को एक ट्री में चेंज करने के लिए, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर भी एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जैसे हम सीरीज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम पहले डिफिकल्ट चैप्टर रखते हैं, फिर ईजी, या फिर पहले ईजी फिर डिफिकल्ट, जैसे जैसे बच्चे रखते हैं। वैसे ही फार्मर क्रॉप ग्रो करने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। जैसे हमने दिन में रखा है 2 आवर्स मैथ की स्टडी, वैसे ही फार्मर भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जैसे हमने पहले हार्ड रखा है, फिर इजी, हम पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहे हैं, वैसे ही फार्मर भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है टाइम के साथ साथ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो आप देखते हैं वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। ये रहा हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यस, तो इसके अंदर हमारी आती है सबसे पहली सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो हमारी सॉइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों अच्छी होनी चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। सॉइल प्रिपरेशन सबसे पहले, फिर इरिगेशन, क्रॉप को वाटर करना, फिर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, क्रॉप को उतारना और उसको स्टोर करना। उसके बीच में मैंने लिखा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। मतलब अगर हमें क्रॉप को उगाना है तो सबसे पहले हमारी सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसे हमें सो करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स को हटाना है और हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। और हमारा सॉइल प्रिपरेशन के अंदर 3 थिंग्स आती हैं: प्लोइंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। तो आज हम सॉइल प्रिपरेशन ही पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि सॉइल को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, प्लांट के लिए पहले सॉइल को ही क्यों प्रिपेयर करना होता है, प्लोइंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है और अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स क्या होता है। इसको आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉइल प्रिपरेशन। जैसे ही मैंने सॉइल प्रिपरेशन बोला, सॉइल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है पहले वही समझ लेते हैं। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब होता है कि सॉइल को तैयार करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा, व्हाई वी डू दिस। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि सॉइल मेन मीडियम है। सॉइल इज़ द मेन मीडियम इन विच आर प्लांट ग्रोज। सॉइल मेन मीडियम है जिसमें हमारा प्लांट की ग्रो होती है, हमारा प्लांट ग्रो होता है। सॉइल मेन मीडियम है जिसमें हमारा प्लांट ग्रो होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। क्यों मेन है? अब ये भी समझ लिया कि हाँ मैम मेन मीडियम है। अब समझो, अब बोलोगे कि क्यों मेन मीडियम है? क्योंकि रूट्स ऑफ प्लांट, अब अगर किसी को नहीं पता रूट्स ऑफ प्लांट क्या होता है तो मैं साइड पे छोटा सा प्लांट बनाया है। जिधर ये छोटे से लोअर पार्ट दिख रहा होगा, ये रूट्स होते हैं। इन लोअर पार्ट्स को हम रूट्स बोलते हैं। ये जो इधर है, दिस इज नोन एज रूट्स। ओके, क्यों मेन मीडियम है सॉइल? क्योंकि रूट्स ऑफ प्लांट, जो हमारे प्लांट की रूट है, वो ऑब्जर्व करती है वाटर, एयर एंड विटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। वाटर, एयर एंड विटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि रूट्स ऑफ सॉइल जो है, रूट्स ऑफ प्लांट जो है, वो वाटर को, एयर को, विटल न्यूट्रिएंट्स को सब कुछ सॉइल से ऑब्जर्व करती है। मैम अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो क्या हो गया? अगर आपके प्लांट ने वाटर, एयर और विटल न्यूट्रिएंट्स ही जो है वो नहीं ऑब्जर्व किए तो आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ओके, तभी हमारा सॉइल प्रिपरेशन मेन होता है। और अगर हमें इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्लांट
In order to ensure that these are readily available to the plant, soil is prepared before growing. बोलते हैं हमें अगर ये इंश्योर करना है कि ये जो है हमारे प्लांट के पास हमेशा रहे, वाटर, एयर, ऑर्बिटल न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को आता रहे, हमारा सॉइल जो है पहले प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप को ग्रो करने से। हमारा सॉइल जो है पहले प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप को ग्रो करने से। यहाँ तक समझ आया? वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या बोला मैंने अभी तक। मैंने क्या बोला, सॉइल प्रिपरेशन क्या मतलब होता है, सॉइल को तैयार करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। फिर मैंने क्या मैंने बोला कि आप लोग क्या सोच रहे होगे, वाई वी डू दिस, हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि सॉइल मेन मीडियम है जिसमें हमारा प्लांट की ग्रो होता है, हमारा प्लांट की ग्रोथ होती है या फिर हमारा प्लांट ग्रो होता है। सॉइल मेन मीडियम है जिसमें हमारा प्लांट ग्रो होता है, ये बहुत मेन है, याद कर लेना। और फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया कि रूट्स ऑफ प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर, H2O, एयर, ऑर्बिटल न्यूट्रिएंट, सब कुछ किससे, सॉइल से, हमारे सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं। मैम अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ, अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो हमारा प्लांट डेड हो जाएगा, हमारे प्लांट की डेथ हो जाएगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर, अगर हमें ये इंश्योर करना है कि ये वाटर, एयर, ऑर्बिटल न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को अवेलेबल रहें तो हमारी सॉइल पहले प्रिपेयर की जाती है क्रॉप को ग्रो करने से। एक प्लांट को ग्रो करने से पहले हमारी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, हमारी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है एक क्रॉप को ग्रो करने से पहले। अब सॉइल प्रिपरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, मैंने पहले ही बता दिया, वापस एक बार बता देती हूँ। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व करता है प्लोइंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। तो अभी मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको प्लोइंग से भरते हैं, फिर हम लेवलिंग और अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग क्या होता है कि लूजन या फिर टर्न करना सॉइल को, या तो सॉइल को खोल देना, टर्न कर देना, एक ही बात है लूजनिंग और टर्निंग की। लूजनिंग मतलब थोड़ा खुला खुला कर देना, जैसे ये मेरा सॉइल है इसको मैं खुला खुला कर देती हूँ, टर्न कर देती हूँ थोड़ा सा। और हम प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट मेन थिंग है कि हम प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं। मैम समझ आ गया कि लूजन और टर्न करना क्या होता है, टिलिंग भी समझ आ गया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रूट्स ऑफ प्लांट को अलाउ करता है कि वो ज़्यादा डीप जा सके सॉइल में, जिससे क्या होता है हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाता है हमारे सॉइल में, और सॉइल इरोजन का काम थोड़ा कम हो जाता है। देख सकते हैं रूट्स ऑफ प्लांट, मेरा प्लांट है, इसकी रूट्स है। अगर मैंने सॉइल को खोला तो इसकी रूट्स ज़्यादा डीप जाएंगी, ओके, ज़्यादा डीप जाएंगे, जिससे मोर फिर्मली ग्राउंड से अटैच हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी ग्राउंड से फिक्स हो जाएगा। इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल विच इज़ नेसेसरी फॉर रूट्स। अगर हम इसको लूजन करेंगे, ऐसे खोलेंगे, इसमें पोर्स बनेंगे जिससे एयर अंदर जा पाएगी। तो ये किस में हेल्प करता है कि हमारी एयर सॉइल में जाए, जो किसके लिए ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को भी टॉप पे लाने में मदद करता है। कैसे, जब हम लूजन करेंगे सॉइल को तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में प्रेजेंट वो टॉप पे आ जाएंगे। और इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विद द फर्टिलाइजर्स। ये किस चीज़ में मदद करता है, सॉइल को फर्टिलाइजर से मिक्स करने में। कैसे, जब हम लूजन करेंगे वो मिक्स हो जाएंगे फर्टिलाइजर्स के साथ। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। ये किसके रिमूवल में मदद करता है, अनवांटेड प्लांट्स को अब क्या कहते हैं, वीड्स, उनके रिमूवल में भी मदद करता है, क्या पढ़ा, प्लोइंग को लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल कहते हैं, टिलिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, रूट्स को अलाउ करता है डीप पहुंचने में सॉइल में, हेल्प करता है ट्रैप करने में एयर जो नेसेसरी है रूट्स के लिए। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टॉप पे लाने में मदद करता है, सॉइल को अच्छे से फर्टिलाइजर से मिक्स करता है और रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स में मदद करता है। सो अब हम पढ़ते हैं वाई अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म्स को फार्मर के फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है, इसके दो रीजंस हैं। क्योंकि अर्थवॉर्म प्लोइंग में मदद करता है, फर्स्ट रीजन क्योंकि अर्थवॉर्म प्लोइंग में मदद करता है। सेकंड रीजन है क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है, डिके करता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिके करता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, जब वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिके करता है उससे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। मैं यहाँ बड़ा लिख देती हूँ, HUMUS, ह्यूमस कहते हैं, जो कि रिच है न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, जो कि किसमें रिच है, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं उसमें रिच है। क्यों अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड कहा जाता है फार्मर का, क्योंकि वो प्लोइंग में मदद करते हैं, और दूसरा वो डिके करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो किसकी फॉर्मेशन करता है, ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है, जो रिच है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स को चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स में ह्यूमस रिच है। ओके,
अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया प्लोइंग के बारे में, लेकिन हमने ये तो सोचा ही नहीं कि प्लोइंग किससे होती है, होती किससे प्लोइंग। प्लोइंग एक टूल से होती है जिसका नाम है प्लो। प्लो PLOUGH, प्लो। ये वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पता है आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है तो प्लो को कम ही यूज़ किया जाता है। आजकल ज़्यादा कल्टीवेटर्स को यूज़ किया जाता है प्लोइंग के लिए। प्लो की पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है, मैं यहाँ बड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक दिस, ऐसा दिखता है प्लो, थोड़ा थोड़ा। ये वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, लेकिन आज के दिनों में इसका पत्ता थोड़ा कट चुका है। आज के दिनों में कल्टीवेटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कल्टीवेटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है भाई? जब हम लेट्स रिलेट दिस विद स्टडी से रिलेट कर लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, हम क्या क्या लेते हैं? पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर्स, बहुत कुछ ले लेते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं। वैसे ही जब हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करना पड़ता है, जो टूल उस चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कैरी आउट करने में, उसे ही हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे प्लोइंग के लिए प्लो इस्तेमाल हुआ, वैसे ही लेवलिंग के लिए लेवलर, वैसे ही जो है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट काम करता है। जैसे हमारे स्टडीज़ के लिए हमारे स्टेशनरी काम करते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टूल होता है फार्मर का, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेवलिंग से। लेवलिंग क्या होता है? बोलते हैं प्लोइंग के बाद भी कुछ बिग लम्प सॉइल के रह जाते हैं, जिन्हें हम क्लोड्स बोलते हैं फील्ड में। पहले देख लो ये बिग लम्प्स ऑफ सॉइल क्या है। जैसे मैंने प्लोइंग की, सब कुछ ठीक था भाई साहब, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ मोटे मोटे से सॉइल के रॉक्स नहीं होते, वो बने हुए थे हमारी सॉइल में। तो इन्हें ही, ये बिग लम्प्स जो होते हैं सॉइल के, इन्हें ही हम क्लोड्स कहते हैं। बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लोड्स may remain in the field. Even after plowing के बाद भी बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, बिग लम्प्स ऑफ सॉइल की बिग लम्प्स हमारी फील्ड में रह जाते हैं, जिन्हें हम क्लोड्स बोलते हैं। इनको भी अब हमें क्रश करना होगा, तो इनको हम क्रश करते हैं यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स। अब वुडन और आयरन प्लैंक्स क्या होते हैं? प्लैंक्स कुछ ऐसा होता है, जो वुड का बना होता है वो वुड का होता है, जो आयरन का बना होता है वो आयरन का होता है, आयरन का वुड का नहीं। ओके, जो ये बिग लम्प्स होते हैं क्लोड्स जिन्हें हम बोलते हैं, इनको हम क्रश करते हैं किसके इस्तेमाल से? वुडन प्लैंक या फिर आयरन प्लैंक, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उसके इस्तेमाल से हम इन्हें क्रश करते हैं। इन दोनों वुडन और आयरन प्लैंक्स को हम लेवलर्स बोलते हैं, इनको हम लेवलर्स बोलते हैं। मैंने पीछे ही पढ़ाया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसमें लेवलर्स भी आ गया, लेवलर्स बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लेवलिंग बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लेवलिंग क्यों बोलते हैं? इससे हमारा लैंड जो बिल्कुल इवन हो जाता है और लेवल हो जाता है। समझ में आया? लेवलिंग क्या होता है? बोलते हैं प्लोइंग के बाद भी कभी कभी बिग लम्प्स ऑफ सॉइल जिन्हें हम क्लोड्स बोलते हैं, वो फील्ड में रह जाते हैं और उनको हम क्रश करते हैं यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स, जिन्हें हम लेवलर्स बोलते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लेवलिंग बोलते हैं। सो अब हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना क्या होता है। पहले हम हेडिंग के थ्रू जाते हैं। अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना। पहली बात, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल या फिर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल या फिर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं या तो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए, हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब मैम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? देखो बच्चों, अगर हमने इसी लैंड पे 2 ट्रीज उगाए हैं तो उनका तो न्यूट्रिएंट्स इक्वल जा रहा है, बैलेंस में है, उनका न्यूट्रिएंट जो है सोइल का बराबर है। लेकिन अगर हम उसी फील्ड पे बहुत सारे क्राउडिंग कर दें, बहुत सारे प्लांट्स उगा दें एक ही फील्ड पे, तो वो सारे प्लांट्स जो हैं एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे न्यूट्रिएंट के बेस पे। तो क्या पता जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट लेते रहें, ज़्यादा प्लांट्स से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेंगे तो हमारी सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाए। अगर ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेंगे तो एक ना एक दिन तो हमारे न्यूट्रिएंट का जो उधर वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और फार्मर तो ऐसा रिस्क उठा नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। क्या मतलब?
मतलब कि ग्रोथ नहीं, वो ग्रोथ को नहीं अलाउ करेगी। किसकी ग्रोथ को नहीं अलाउ करेगी? हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ को नहीं अलाउ करेगी, जिससे फार्मर घाटे में चला जाएगा। इसलिए फार्मर इस रिस्क को उठाने से अच्छा पहले ही फर्टिलाइजर्स को डाल देता है। वापस जान लेते हैं क्या होता है अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स केमिकल भी हो सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंस हो सकते हैं, जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर हम 2 प्लांट्स उगा रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, बैलेंसिंग में है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा क्राउड कर रहे हैं तो हमारे जो किसी ट्री को क्या होगा, हमारी सॉइल का जो है न्यूट्रिएंट लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, जो नहीं अलाउ करेगी ग्रोथ ऑफ प्लांट बिल्कुल भी। फार्मर ये रिस्क नहीं उठाता, इसलिए फार्मर जो है फर्टिलाइजर्स अप्लाई करता है। गाइस मैंने स्टूडेंट्स मैंने इधर बता दिया कि केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो मतलब क्या? मतलब 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है हमारे पास, केमिकल एंड नेचुरल। तो अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स को। तो मैंने आप लोगों को बताया 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड नेचुरल। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है और नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से हमें मिलते हैं, जो किसमें प्रोड्यूस होता है, हमारी फैक्ट्रीज में। वेयरएज नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट से मिलते हैं। वेस्ट, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, कभी ये मत लिख देना प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पर लिखा है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। ओके, वेयर एज अब हम पढ़ते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमस कंटेंट नहीं इंक्रीज करते हमारी सॉइल का, वेयरएज नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल का ह्यूमस कंटेंट जो है वो इंक्रीज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया, पोटैश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एक्सेट्रा। वेयर एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं मैन्योर, कंपोस्ट, बोन मील एक्सेट्रा। बार्क ऑफ नीम भी आ सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्लियर है? इसे एक और बार समझ लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हमें प्रोड्यूस किया, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से मिलते हैं नेचुरली। केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज नहीं करते ह्यूमस कंटेंट सॉइल का, वेयरएज नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज करते हैं ह्यूमस कंटेंट सॉइल का। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया, पोटैश, NPK विच इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वेयरएज नेचुरल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है मैन्योर, कंपोस्ट, बोन मील एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ते हैं लीचिंग के बारे में। तो अब हम जानते हैं लीचिंग क्या होता है। बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स कभी कभी वॉश हो जाते हैं वाटर बॉडीज में वॉश हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो गलती से किसको हार्म कर देते हैं, गलती से नहीं वैसे हो जाते हैं वॉश, तो हार्म तो करेंगे ही, किसको हार्म कर देते हैं, एक्वेटिक लाइफ को। एंड जब सीपेज हो जाती है ग्राउंड वाटर में तो वो हमारी ह्यूमन लाइफ को भी हार्म करते हैं। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स जब वाटर बॉडीज में वॉश हो जाते हैं वो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं, एज वेल एज जब सीपेज हो जाती है ग्राउंड वाटर में तो वो हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। आज के ज़माने में फार्मर इको फ्रेंडली हो रहे हैं। क्यों इको फ्रेंडली हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों इको फ्रेंडली हो रहे हैं? हार्मफुल इफेक्ट, किसके हार्मफुल इफेक्ट की वजह से? केमिकल फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट की वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं वो इको फ्रेंडली हो रहे हैं। कर लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो पढ़ा, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, फिर सॉइल प्रिपरेशन के अंडर हमने उसकी 3 वो पढ़े पार्ट्स, प्लोइंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। कल हम इरिगेशन एंड सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो देन गिव इट अ बिग thumbs up, subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates like this. So thank you.